लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना न्याय पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी का किया वादा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को किया ढेर। और आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% और बैंक दर 6.75% पर बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के तमाम स्टार प्रचारक दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। जेपी नड्डा आज हरिद्वार में एक चुनावी जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। नड्डा के इस चुनावी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3 और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होना है। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होने वाली है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए रोड शो किया है। डॉक्टर जयशंकर ने भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक निरंतर पहुंचती रहें, इसके लिए मुरलीधरन को वोट करिए, जो आपकी आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। Sending Muralidharan ji to Lok Sabha is in your interest, Kerala's interest. Modi ji wants him there. Please make this happen. I'll rely on you. One, you can all see he is a very people-centric person who goes to the issues of the people. And he is
will be a great representative to make sure that all the yojanas and abhiyans of Modi ji, whether it is Kisan Samman Nidhi, whether it is Jal Jeevan Mission, whether it is Mudra loan, that all the benefits reach you. If you ever have any issues, he is the kind of person who will deal with it and make sure that every abhiyan works. उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राजनगर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आश्वासन दिया कि भाजपा के चुनाव परिणाम पूरे देश के समान होंगे। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस न्याय पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। और अब सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस वार्ता चल रही है। Seen and decided that it is not that materially important. No, there is a statement coming out from the IMD that the temperatures, I have not said heat wave, I have said the high temperatures. The IMD has stated that there will be high temperatures, and perhaps they have used a different word. They have not used the word heat wave, but the temperatures are going to be above normal in the months of April, May and June. So we have to really watch what impact it has on, especially on food crops, and in that I have mentioned specifically about certain key vegetables. Now, so far as wheat crop is concerned, our information is that by and large the harvesting is over. In central part of India, it's fully over, excepting maybe a few areas, and even in other places also. By and large, the wheat harvest is over. So therefore, the wheat crop, availability will not be affected as much as it did, some 2 years ago when there were heat wave conditions starting March. So therefore, wheat, there is not so much worry, but there is not so much concern. But vegetable prices have to be watched, and any other impact that heat wave conditions that may produce. Thank you, sir. I'll move on to Ms. Ritu Singh from CNBC TV18. Governor, just a comment on, thank you for the question. On the exchange-traded currency derivative rules, it's very clear that RBI stance has not changed. Yet the market, of course, has grown to almost $5 billion of notional turnover on a daily basis. Now that this deadline has been extended, but still the fact remains that you're asking for the underlying to be there
when these trades are undertaken. We just wanted to understand, was there a concern that RBI had about, risks, whether it comes to the financial stability or the currency, because of which this deadline was put in the first place for a rule that has stayed in place for now 10 years? Okay. I guess there could be some more questions on this issue. If there are any, you could just mention so that we take it all together and give a common reply. I mean, if she has already mentioned certain points, other than that, but related to this matter, Exactly. if you have any question, you yes. can just put it so that we take it all together. Exactly. The question is that yesterday you extended the deadline after 5:30, after the trading hours. The market has died by that time, but you still have extended the deadline. What is the reason for extending the deadline by 1 month? Is there a scope to review your decision? That is the question. Okay. Yeah. So the But volumes please are- remember that you are Yeah. exhausting your opportunity to ask a Sir, question. no, you said you're taking all these together. So please keep that in mind. So no, just wanted to understand. Unless if you we are are- asking something fundamentally different. No, I are wouldn't- you okay with the volumes completely dying down in this market? And globally, the underlying is not a requirement in most markets. So why is that rule being made, especially for India, and why have we had that position for the last so many years? Okay, I think I take it that these are the questions. So may I request DG Michael Patra to reply to that question, and I will, if necessary, I will supplement. Thank you, Governor. Just speak to the mic. Yeah. So let me just quickly review the whole thing so that everything is in perspective. Please also read our press release of yesterday. We typically issue after market hours, so it is in keeping with RBI's style. The RBI's policy on foreign exchange risk management has remained consistent over the last few years, and there is no change in the policy approach. That is what I want to emphasize at the outset. So in 2008, when exchange traded currency derivatives were introduced for the first time, they were introduced under the aegis of the Foreign Exchange Management Act, and the regulations of FEMA clearly stated that ETCDs are for hedging only. And when you state that, it implies that you must have an underlying exposure. In 2014, the RBI, to promote the ease of doing business, provided a relaxation in the sense that while you must have underlying exposure, up to 10 million of that exposure, you need not produce documentary evidence of it. Since then, over the next few years, that limit was raised to 100 million just to provide an incentive for market turnover and to expand the size of the market. But the moot point is that it is only for hedging, and underlying exposure is a mandatory requirement. आप देख रहे थे मुंबई से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस वार्ता, जहां आरबीआई ने घोषणा की है कि मौद्रिक नीतिक समिति में ये फैसला लिया गया है कि रेपो रेट को 6.5% पर ही स्थिर रखा गया है। साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआईएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से डीएमडी के उम्मीदवार पी पार्थसारथी ने रोड शो किया है। तो चेन्नई मध्य से डीएमडी के उम्मीदवार ने रोड शो किया और चुनाव अभियान का जो प्रचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। आने वाले त्योहारों और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां एक फ्लैग मार्च निकाला गया। तो ये तो थी खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ये दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद है। CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में यह 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरी और चौथी तिमाही में 7% रह सकता है। The real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकलन है उसके बेसिस पर हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनके उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं।
जानना मंदिर की नहीं रही, उसी दिन सामने आकर के हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगाव था मंदिर से, हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभरकर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है, सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ। जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहेंगे। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला। सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है, वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। गजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने गजा में स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर दिया कि मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हमले अस्वीकार्य हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजरायल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए हैं। PRCS की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वे हर विकट परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और आइए आप खेल से जुड़ी खबरों पर रुख करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक एक ही मैच जीत पाई है। आज होने वाले मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और खबरों के साथ। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। गर्मियों की छुट्टी में जहां एक और बच्चों को स्कूल से आज़ादी मिल जाती है, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेल कूद, मनोरंजन और खाने पीने में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनके दांतों में समस्या होने का खतरा बना रहता है। गर्मियों की छुट्टी में अपना ही नहीं बल्कि बच्चों के दांतों का भी रखें खास ख्याल। कैसे रख सकते हैं आप उनके बच्चों का दांतों का ख्याल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
गर्मी की छुट्टियों में जहां एक और बच्चों को स्कूल से आज़ादी मिल जाती है, वहीं बच्चे छुट्टियों में अपने दादा दादी और नाना नानी के घर जाते हैं। कुछ बच्चे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पर्यटन स्थल पर भी जाते हैं। ऐसे में बच्चे फास्ट फूड के साथ साथ चॉकलेट और मिठाइयाँ भी खूब खाते हैं, जो बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। ये समस्या बेबी टीथ और परमानेंट टीथ किसी में भी हो सकती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे खाना शुरू करते हैं और दांतों में शुगर या खाने का टुकड़ा अटका रह जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया उन जगहों पर पनपने लगते हैं और उनके दांतों के बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे जो है फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट बहुत खाते हैं, जो कैरीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेरी ये सलाह है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फास्ट फूड बहुत कम से दें, जितना हो सके दें। वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और साथ में दांतों के लिए भी हानिकारक। इसी तरह जो पेय पदार्थ हैं लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वो भी दांतों पे विपरीत प्रभाव डालता है, तो उससे भी बचें। बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि सही उम्र में उन्हें ओरल हाइजीन की आदत डालें और सही डाइट का ध्यान रखें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर दांतों को कीड़ा लगने की समस्या से बचा सकते हैं। खाने के बाद दांतों की सफाई जरूरी है। बच्चा जब भी खाए तो उसके खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला जरूर कराएं। छोटे बच्चों के दांत और मसूड़ों को उंगली या मुलायम कपड़े से जरूर साफ करें। पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि इन बच्चों के लिए रोल मॉडल आप खुद बनिए। आप बच्चों के सामने ये करके दिखाइए कि ब्रश कैसे किया जाता है, सुबह और शाम दोनों तरह कीजिए। बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आपको देख के बच्चों को भी ये आदत डेवलप होगी और वो जब भी कुछ खाएंगे अच्छी तरह रिंजिंग कर लेंगे और सुबह शाम एक ब्रश करने की आदत उनकी जो है शुरू से ही पड़ जाएगी। शुरू से ही बच्चों को सुबह शाम ब्रश करने की आदत डालें। फास्ट फूड और चॉकलेट जरूरत से ज्यादा खाने पर दांतों में कैविटी होने लगती है। बच्चों के दांतों में होने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।